जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं कौन अर्थात शंकु। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शंक्वाकार जो आकृति है वो कैसी होती है। तो मैं आपको जैसे बता देता हूं, आपने जोकर की टोपी देखी है? नहीं देखी। अच्छा, आइसक्रीम जरूर खाई होगी, तो उसकी कोन कैसी होती है? आया ना समझ में? तो जोकर की टोपी, आइसक्रीम की कोन। और आपने देखा होगा अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप, तो भूसा या चारा भरने के लिए, जैसे गेहूं से जो चारा निकलता है या भूसा निकलता है, उसको भरने के लिए वो बुर्जी बनाई जाती है, जिसको आम भाषा में बुर्जी कहते हैं। उसका जो टोप होता है वो भी शंक्वाकार ही होता है। शादी विवाहों में जो टेंट लगता है, तंबू जिसको बोलते हैं हम, इसमें एक लट्ठा नुमा या बांस लगा के और ताना जाता है, तो वो सभी आकृतियां शंक्वाकार होती हैं। ठीक है। और अब उसको मैं बोर्ड पर बनाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, ये कोई शंक्वाकार आकृति है भाई। इसके आधार की त्रिज्या मैं r मान लेता हूं और इसकी जो ऊंचाई है इसको h मान लेता हूं। ठीक है। और इसको जैसे मैं O, इसको A और इसको B नाम दे देता हूं। ठीक है। तो ये शंक्वाकार कोई ठोस पदार्थ है या कहें कोई ठोस आकृति है जिसके आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो ए बी भाग दिख रहा है, इसको हम तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कहते हैं, जिसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो ए बी क्या है? यहाँ तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि BOA या AOB एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो समकोण त्रिभुज में अब आप देख रहे हैं ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग अर्थात OA का वर्ग r स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग h स्क्वायर। तो यहां से मैं तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई निकाल सकता हूं √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करके। ठीक है। ये तिर्यक लंबाई, अब आप कहेंगे सर क्यों निकाल रहे हो? ये कई सूत्रों में काम में आएगा, अभी मैं जिनको बताऊंगा। सॉरी। तो अगर शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात हो, ऊंचाई ज्ञात हो, तो हम तिर्यक लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं शंकु क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चित्र से आप देखिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने पृष्ठ बन रहे हैं? 3। आधार वृत्ताकार, ये ढालू भाग है जिसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है। ये तो वृत्तीय पृष्ठ है भाई, इसका वृत्तीय पृष्ठ, और ये क्या है? वक्र पृष्ठ। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आधार का अर्थात वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि आधार इसका वृत्तीय पृष्ठ है, अब आप कई बार कंफ्यूजन की स्थिति में या भ्रम की स्थिति में हो जाते होंगे, सर ये वृत्त तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने कल भी बताया था ये ठोस आकृतियां हैं, और ठोस आकृतियों की विशेषता क्या होती है कि ये त्रिविमीय होती हैं, और हम बोर्ड पर केवल द्विविमीय चित्र बना सकते हैं। वास्तविक क्या होती है, जैसे ये वृत्त होता है इस तरह से, ये वृत्ताकार भाग होता है, और इस पर इस तरह से टेंट जैसे आपने देखा होगा ना, ये वृत्ताकार भाग है। मान लीजिए मेरी जो हथेली है वो वृत्ताकार भाग है इस तरह से, और इस पर यूं बना हुआ है। ठीक है। आप ये सोचिए, तो मैं इस तरह से बोर्ड पर नहीं बना सकता, ये वास्तव में इस तरह से वृत्तीय पृष्ठ है, और ये फिर उठा हुआ भाग है। ठीक है।
इस तरह से आप थोड़ा सा मन में भाव जागृत कीजिए और शंकु की जो आकृति है उसको मन में बसाइए, तब ताकि आपको समझ में आएगा। तो आप देखिए इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई? वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपको ये भाग दिख रहा है इसको आप ध्यान से देखिए, आपको ध्यान में आ गया होगा मैंने जब वृत्त पढ़ाया था और उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ाया था, तो आप याद कीजिए मैंने कैसे बताया था कि भाई ये कोई वृत्त है, ठीक है, और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ऐसे ही ना, तो जैसे ये केंद्र है, ये दो त्रिज्याएं हुई ओ ए और ओ बी, और ए बी एक चाप हुआ, ठीक है, तो ये क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर इसकी त्रिज्या आर हो, चाप की लंबाई टोटल में एल मान लूं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? 1/2 एल आर, 1/2 एल आर। तो आप भी इसको ये मान सकते हैं कि भाई ये इसका परिमाप है, ठीक है, ये इसका क्या है? परिमाप। यहां से लेके यहां गए तो ये इसका परिमाप हुआ, और ठीक है ये क्या हुई? उस वृत्त की त्रिज्या। देखिए ओ ए और ऐसे ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो इसको जैसे मैं मान लेता हूं कोई बिंदु सी, तो बी ए और बी सी ये दो वृत्त की क्या हो जाएंगी? त्रिज्या, और ये क्या है? इसका परिमाप, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 एल आर या पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 एल क्या है? चाप की लंबाई अर्थात परिधि, परिमाप 2 पाई आर, और आर के रूप में क्या है? वो तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई शंकु की। तो अब इसको सरल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल क्या है? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको ये याद रखना है, क्योंकि सवाल जैसे कई तरह के प्रश्न आएंगे कि भाई एक शंक्वाकार टेंट है, इसके आधार की त्रिज्या इतनी है और उसकी ढालू लंबाई, तिर्यक लंबाई इतनी है, या फिर ऊंचाई देकर वो पूछेगा कि उस टेंट में लगे कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उस समय केवल हमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा पाई आर एल, जहां आर क्या है? उस शंक्वाकार टेंट या शंक्वाकार आकृति के आधार की त्रिज्या, एल उसकी तिर्यक लंबाई है, और तिर्यक लंबाई अगर सीधे नहीं दी गई है तो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, √r स्क्वायर, जहां वक्र पृष्ठ की वो उसके आधार की त्रिज्या है, और h उस शंक्वाकार आकृति की ऊंचाई है, ठीक है। तो पाई आर एल, अब यहां कॉमन आपको दिख रहा है पाई आर, तो यहां से बचेगा r और यहां से बचेगा l, इतने वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये सूत्र हुआ किसका? शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अब बात करते हैं शंकु के आयतन की। तो देखो प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि अगर 3 किलो का एक बेलनाकार आकृति ली जाए, कितने की? 3 किलोग्राम की। अब आप सोचिए 3 किलोग्राम की एक, अब मैं थोड़ा सा आपको समय लगेगा, आप धैर्य रखें। देखिए जैसे ये कोई बेलनाकार आकृति है, ठीक है। अब ये कितने किलोग्राम की? 3 किलोग्राम की। इसको छीलते हुए साइड से ऐसे बनाया जाए कि इसको एक आकृति दे दी जाए इस तरह से, अर्थात इसको शंक्वाकार आकृति में बदल दिया जाए और इसको छील दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। कारपेंटर के द्वारा इसको छील कर एक शंकु बना दिया जाए, और इसको अब तोला जाए तो ये 1 किलोग्राम का बैठेगा, अर्थात शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब आप ये कह सकते हैं सर आयतन और किलोग्राम में तो कोई संबंध नहीं है। अरे भाई होता है, जब आप 11वीं में जाओगे और फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इसको मैं बता देता हूं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। अब एक बात सोचिए, जैसे ये लकड़ी का मैंने एक 3 किलोग्राम का बेलन लिया था, तो लकड़ी रहेगी, अर्थात उसका घनत्व तो स्थिर है।
अब घनत्व स्थिर है तो आयतन बदलेगा, उसी अनुपात में द्रव्यमान बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा उसी अनुपात में आयतन बदलेगा। तो कितने, अब घनत्व तो स्थिर है, लकड़ी है, ठीक है। अब द्रव्यमान पहले की तुलना में कितना हो गया 1/3, क्योंकि 3 किलोग्राम का था वो 1/3 किलोग्राम, सॉरी 3 किलोग्राम का लिया मैंने और वो कितने में बदल गया 1 किलोग्राम में, अर्थात उसका कितना हो गया 3 × 1/3। तो आयतन भी कितना हो जाएगा प्रारंभिक का 1/3। तो कम क्या कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो बेलनाकार आकृति के आयतन का 1/3 होता है, बशर्ते त्रिज्या वही हो और ऊंचाई वही हो, ठीक है। तो दूसरा जो सूत्र हो जाएगा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन आप जानते ही हैं πr²h, क्योंकि मैंने बताया ना आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार बेलन का भी πr² होता है, वृत्तीय होता है। तो 1/3 πr²h इतनी घन इकाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, आयतन घन इकाई में होता है और क्षेत्रफल जितने भी होते हैं वो वर्ग इकाई में होते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न, एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अब हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो देखिए आधार का व्यास, इसका मतलब अगर मैं इस बिंदु को C मान लूं तो AC 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। आप जानती हैं त्रिज्या व्यास का हमेशा आधा होती है, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, और साथ में दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, या इसको तिर्यक लंबाई भी हम कभी कभी कहते हैं, और इसको L से हम व्यक्त करते हैं। तो L बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला जो हमारा टास्क है वो ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी मैंने जैसे आपको बताया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चूंकि शंकु में 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो वृत्तीय पृष्ठ है और एक खड़ा जो भाग आपको दिख रहा है उसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और अभी हमने निकाला भी था दोनों को जोड़ के, वो क्या था πr और r+l। यहाँ h जो इसकी ऊंचाई होती है इसका काम नहीं पड़ता है, तो अब मैं इसमें मान रख देता हूं 22/7, r के स्थान पर 7, कोष्टक में देखिए r का मान 7 है, l का मान 25 है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 22 × 25 और 7 32, ठीक है। तो अब देखिए 32 दूनी 64, हासिल के लिए 6, और 32 दूनी 64 और 6 70, ये 704 वर्ग सेंटीमीटर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए दूसरा मुझे क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन मैंने अभी बताया था बेलन के आयतन का 1/3 होता है, अर्थात 1/3 πr²h। तो यहां L की आवश्यकता नहीं है, H की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब मैं H इससे निकाल सकता हूं, चूंकि मैं जानता हूं कि L² बराबर तिर्यक लंबाई का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता है r² + h²। वैसे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो L² बराबर क्या होता है r² + h²। मुझे क्या चाहिए h² चाहिए, तो h² बराबर होगा L² - r²। L का मान कितना है 25, तो 25 का वर्ग - 7 का वर्ग। अब आप जानते हैं दो संख्याओं पे वर्ग, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ दी एक बार घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 + 7 और 25 - 7, इसका मतलब 32 गुणा ये 18, ठीक है। 25 से 7 जाएंगे तो 18। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 और 18 × 54 और 3 57, इतना 576 आया, ठीक है। वैसे भी आप निकाल सकते थे 25 का वर्ग 625 में से 7 का वर्ग 49 घटाएंगे, 625 से 49 जाएंगे तो 576 ही बचता है। तो L, ठीक है, तो H का मान इससे क्या आ गया √576। अब 576 का वर्गमूल ±24 होता है, तो मैं यहाँ केवल 24 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि किसी भी
शंकु की ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए केवल हम h का जो मान है पॉजिटिव मिलेंगे। अब हम निकाल देंगे कि भाई शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है वो क्या होता है भाई, बेलन के आयतन का 1/3 और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के स्थान पर 22/7, आर स्क्वायर के स्थान पर 7 × 7 और एच अभी हमने निकाली है 24। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से ये 8 बार विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 22 सत्ते 154, 154 × 8 कर दीजिए, 8 चौका 32 और 8 पंजे 40 और 3 43 और 8 एकन 8 और 5 13, नहीं 8 और 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर ये शंकु का आयतन आ जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है और इसका आयतन 2512 घन सेंटीमीटर दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है, तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। तो जैसा आप लोग जानते हैं, अगर किन्हीं दो राशियों का अनुपात दिया गया हो तो उन दोनों राशियों में समान किसी चर का गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ अनुपात दिया गया है 5 और 12, ठीक है, किसका अनुपात है, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो त्रिज्या को मैं 5x मान सकता हूं और ऊंचाई को 12x मान सकता हूं, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और अनुपात वही 5:12 रहेगा। ये फॉर्मूला हर सूत्र में चलेगा और जहां भी अनुपात वाली बात हो आप समान चर से दोनों अनुपाती संख्याओं को गुणा कर लीजिए। हो सकता है 3 राशियों का अनुपात हो तो तीनों में समान संख्या का गुणा हो, आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां क्या मान लेता हूं भाई, माना शंकु की त्रिज्या, आप क्रम का विशेष ध्यान रखें। देखिए यहां त्रिज्या पहले है तो त्रिज्या ही आपको पहले माननी पड़ेगी। तो त्रिज्या बराबर क्या मान लेता हूं, 5x सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि आयतन घन सेंटीमीटर में है। ठीक है, तथा ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं हम, उसका सिंबल क्या है, h। ठीक है, वो कितना 12x सेंटीमीटर। अब देखिए क्या दिया गया है, शंकु का आयतन, और आयतन कितना दिया गया है 2512 घन सेंटीमीटर। अब आयतन का सूत्र आप लिख 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए मान रखिए 1/3। अब यहां एक सोचने वाली बात है और थोड़ा सा ध्यान की भी बात है, जब त्रिज्या या ऊंचाई में से कोई एक राशि 7 से विभाजित होने वाली हो तो पाई का मान 22/7 रखें, और अगर त्रिज्या या ऊंचाई में से कोई एक राशि 10 या 5 का गुणज हो तो हमेशा पाई का मान 3.14 रखें। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो फिर जब 100 से गुणा करते हैं 3.14 से तो वो 314 हो जाता है। तो बात आई ना समझ में। तो अब मैं पाई का मान क्या लूं, 22/7 या 3.14, क्योंकि आप देखिए त्रिज्या क्या है 5x अर्थात 5 का गुणज है, तो पाई का मान 3.14। आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, 3.14। अब आर स्क्वायर, इसका मतलब 5x का वर्ग, h का मतलब 12x बराबर 2512। अब देखिए 3 से ये 12 4 बार, 5 का वर्ग 25 और 25 चौका 100। ऐसी स्थिति क्रिएट 100% होती है। तो देखिए 3.14 इंटू 100 कैसे लिख दिया मैंने, 5 का वर्ग 25 और ये 4, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यू बराबर 2512। तो एक्स क्यू का मान अभी 314 हो गए ना भाई, क्योंकि इसका अगर दशमलव में हटाना चाहूं तो बटे 100 लिखने पड़ेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स क्यू विल बी इक्वल टू 2512 बटे 314, और ये ऑटोमेटिक दिख रहा है 3 8 24 और 8 चौका 32। तो ये कितनी बार विभाजित होगा, 8 बार। ठीक है, इसका मतलब x वो राशि है जिसका घन 8 है।
तो वो राशि है कौन सी? 2, क्योंकि 2 का घन ही क्या होता है? 8 होता है। वैसे भी अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर होगा 8 की घात 1/3 जो है 2। ठीक है, 8 के स्थान पर हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, उसकी घात भी 1/3, और घात के ऊपर जब घात होती है तो घात घात का गुणा हो जाता है, 3 गुणा 1/3 करेंगे, 1, 2 की घात 1 बराबर 2। ठीक है, इसका मतलब जो राशि या जो चर मैंने माना था कि त्रिज्या और ऊंचाई में किसका गुणा हो रहा है? 2 का, तो एक्चुअल में जो त्रिज्या है वो कितनी है? 5 गुणा 2 10। ठीक है, अतः त्रिज्या क्या थी भाई हमारी? 5x, x का मान हम निकाल चुके, 5 गुणा 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई क्या थी भाई? 12x, तो 12 गुणा 2 बराबर 24 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न में पूछा था। अब देखिए एक बहुत आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, 2 शंकुओं के आधार का व्यास समान है। अब आधार का व्यास समान है, इसका मतलब दोनों के आधार की त्रिज्याएं समान है। 2 अलग अलग शंकु हैं, इनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, जो तिर्यक लंबाई जिनको हम बोल रहे हैं, उनका जो अनुपात है 5:4 है। अब एक बात सोचिए कि आधार की त्रिज्या समान है और उनकी जो अलग अलग जो शंकु हैं उनकी तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है, तो छोटा कौन सा होगा? जब देखिए त्रिज्या समान है तो छोटा कौन सा होगा? जिसकी तिरछी ऊंचाई 4 है, 4 अनुपात में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किताब में ये उल्टा लिखा हुआ है प्रश्न। वैसे अगर आप कक्षा 10 की जो गणित की जो किताब है उसके उत्तर से मैच करेंगे तो उसमें उत्तर भी गलत है, क्योंकि ये छोटा और बड़ा जो शब्द है वो इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो आप तो इस सवाल पे ध्यान दीजिए, उसकी उत्तरमाला पे ध्यान मत देना। अब देखिए, तो मैं क्या मान लेता हूं भाई कि दोनों शंकुओं की आधार की त्रिज्या r है, दोनों शंकुओं के आधार की त्रिज्या r है, आधार की त्रिज्या r है। ठीक है, तथा दोनों शंकुओं के की तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है, तिरछी ऊंचाइयों कहें या लंबाइयां, ऊंचाई शब्द वैसे अच्छा नहीं होता है, इसमें लंबाई अच्छा है। ठीक है, तो तिरछी लंबाइयों का जो अनुपात है 5:4 है, तो ऊंचाइयां मैं मान लेता हूं क्रम से 5x व 4x हैं। ठीक है, क्या दिया गया है भाई? छोटे शंकु का, और क्या दिया गया है? छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितना दिया गया है? 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपने आप सोचिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। आर आधार की त्रिज्या, एल उसकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, या तिर्यक लंबाई कहें। जब आर कांस्टेंट है, पाई स्थिर संख्या है, अपने आप सोचिए पाई स्थिर है, आर भी दोनों की समान है, तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस पे निर्भर करेगा? तिरछी ऊंचाई पर। जिसकी तिरछी ऊंचाई ज्यादा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई किसकी ज्यादा है? इसकी। कम किसकी है? ये 4x। तो ठीक है, तो अब लिखेंगे कि आप इस तरह से लिख सकें कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे लिख सकेंगे भाई? पाई r1 l1 बटे पाई r2 l2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, r1 और r2 दोनों ही कितनी है? r। तो देखिए r1 की जगह मैंने r लिख दिया, l1 क्या है? बड़े शंकु की 5x। ठीक है, बटे r2
क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है, इसलिए R2 भी R है, तो R इंटू छोटे की तिरछी ऊंचाई 4x है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ आप देखिए बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको मैं x मान लेता हूँ, x नहीं मान लेता हूँ, चलो और कुछ मान लेते हैं, तो या नहीं माने तब भी कोई बात नहीं। तो बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 400 बराबर कितना हो गया 5/4। ठीक है, अब आप 4 से इसको काट दीजिए 100 बार, अब बस गुणा कर दीजिए। इसलिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 5 × 100, 5 × 100 बराबर 500 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एक और आसान सवाल आपके लिए, एक शंकु के आकार का टेंट है, ऊंचाई 9 मीटर दी गई है, आधार की परिधि 44 मीटर दी गई है, इसके अंदर वायु का आयतन। अब अंदर वायु का आयतन कैसे निकालेंगे, जो शंकु के आकार के टेंट का आयतन है उतनी उसमें वायु होगी। तो हम इसमें सीधे सीधे क्या निकालेंगे भाई, शंक्वाकार जो टेंट है उसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र 1/3 πr² होता है। इसका मतलब मुझे आधार की त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कहां से निकालूंगा मैं, आधार की परिधि से। ठीक है, तो शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि कितनी है भाई 44 सेंटीमीटर। इस बात को ढंग से ध्यान रखें, शंक्वाकार शब्द लिख जाए तो शंकु का जो आधार होता है हमेशा वृत्तीय होता है। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा 44/2π। ठीक है, 2π का भाग लग जाएगा, तो 44/2 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 × 44 से 44 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऊंचाई टेंट की दी गई है कितनी है 9 मीटर। ठीक है, अतः टेंट के अंदर वायु का आयतन, टेंट के अंदर वायु का आयतन अर्थात टेंट का आयतन, शंक्वाकार टेंट का आयतन आप निकाल देंगे 1/3 πr²h, 1/3 पाई की जगह 22/7, r² के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 7 × 7 और h के स्थान पर 9 मीटर दिया गया है। तो देखिए 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो देखिए 22 × 7 = 154, 154 × 3, तो 3 चौका 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकन 3 और 1 4, इतने घन सेंटीमीटर वायु उस टेंट के अंदर होगी। अब कुछ प्रश्न अलग प्रकार के अर्थात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उनमें से एक प्रश्न पहला है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है, इनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। डरने की आवश्यकता नहीं है, जब व्यास का अनुपात 4:5 है तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 4:5 ही होगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे अनुपात तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो कभी भी अनुपात ऐसे नहीं बदलता है। क्या निकालना है, ऊंचाइयों में अनुपात। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि प्रथम शंकु का आयतन, प्रथम शंकु का आयतन बटे द्वितीय शंकु का आयतन। ये प्रश्न बहुत आसान रहते हैं। अब आप कहेंगे साहब आसान क्या है, काफी टाइम लग रहा है। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, वहां आप लिखोगे थोड़ी, सीधे सीधे प्रश्न करोगे आप। ठीक है, ऐसे वहां लिखना थोड़ी है प्रथम शंकु का आयतन बटे द्वितीय शंकु का आयतन, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। डायरेक्ट जो अब मैं लिख रहा हूं वो लिखने पड़ते, तो वो क्या है 1:4, तो मैंने 1/4 लिख दिया। अब सूत्र लिख दीजिए भाई, सूत्र क्या है 1/3 पाई पहले शंकु के आधार की त्रिज्या, और वो क्या है
4x मान लेता हूं, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर मतलब 4x का वर्ग h, इसकी h मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, अनुपात बता रहा है, ठीक है। 1:4, इसका मतलब पहले शंकु का आयतन कम है दूसरे का अधिक है, चौगुना है उसका। अब द्वितीय शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसकी r कितनी है भाई, 5x, ठीक है। तो 5x का वर्ग इंटू कैपिटल H, इसकी ऊंचाई कैपिटल H ले लेता हूं, पहले शंकु की स्मॉल h ली थी, वो कितनी है 1/4। अब देखिए 1/3 पाई इस कैंसिल विद 1/3 पाई, ठीक है भाई। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 का वर्ग 16 h बटे 25 कैपिटल H बराबर 1/4। वज्र गुणा कर दीजिए, या अब आप देखिए मुझे केवल क्या चाहिए, h/h, यही तो पूछ रहा है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात। तो देखिए यहीं से निकालिए h/h। अब ऐसे रूप में आप बदलिए कि कैपिटल H में 25 का गुणा हो। कैपिटल H में 25 का गुणा कब होगा, जब 25 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। स्मॉल h में किसका गुणा होना चाहिए, 16 का। 16 का कब होगा, जब वो कहाँ है, नीचे। आ गया ना बदलना। तो अब गुणा कर दीजिए भाई, 25/64, इसका मतलब उनकी जो ऊंचाई है, पहले शंकु की ऊंचाई और दूसरे शंकु की ऊंचाई का अनुपात किसके बराबर, 25:64, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दी जाए और आधार का जो अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें ज्ञात करना है। और ये परीक्षा एसएससी की जो परीक्षा हुई थी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल। तो मैं मान लेता हूं, माना प्रारंभिक अवस्था में जब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था, अर्थात मूल अवस्था में शंकु की ऊंचाई h मान लेता हूं और त्रिज्या कितना मान लेता हूं मैं, इसकी r मान लेता हूं। तो इस स्थिति में जो आयतन होगा, तो पहले मैं मान लेता हूं, माना मूल शंकु की जो प्रारंभिक अवस्था में है कि त्रिज्या r इकाई, ठीक है। यहां सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो r तथा ऊंचाई h है, ठीक है। तो यहां कुछ भी आप मान सकते हैं, r इकाई जिसमें सेंटीमीटर है, मीटर, आप जो मानना चाहें। तो शंकु का आयतन इस स्थिति में क्या होगा भाई, शंकु का आयतन इस स्थिति में होगा, आप सूत्र जानते ही अच्छी तरह से, 1/3 पाई r स्क्वायर h, समीकरण 1। ये मूल अवस्था में शंकु का आयतन है। अब सोचिए आगे क्या स्थिति हुई कि ऊंचाई में 200% की वृद्धि, 200% की वृद्धि, यहां गलती मत कर जाना। 200% की वृद्धि का मतलब क्या है, 100 में 2 से और वृद्धि कर दी, अर्थात अगर प्रारंभिक ऊंचाई 100 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हुई, 300 सेंटीमीटर। 200 मत कर देना भाई, 200 की तो वृद्धि है, 100 है तो 100 पे 200 की वृद्धि, तो मूल कितनी हो जाएगी, मतलब जो नई स्थिति में जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 300 की, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है उसमें 100 प्लस करके आप लिखें। 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे पहले 50 है तो 50 का 150% आप निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखना, गलती यही होती है कि यहां सीधे सीधे आप 200 लिख देंगे, गलत। 200 100 की कितनी हो गई, 300, ठीक है। तो अब नई त्रिज्या और नई ऊंचाई, तो देखो नई ऊंचाई इसको मैं h1 मान लेता हूं, वो कितनी है भाई, कितने की वृद्धि हुई है, 200% की, अर्थात h का 300%। बात आई ना समझ में, 200% की तो वृद्धि हुई है, तो 100 की 300, तो h का 300%, तो क्या हो जाएगा, h गुणा 300/100, 0 से 0, इसका मतलब 3h, अर्थात पहले की
तुलना में ऊंचाई को तिगुना कर दिया गया है, सीधी सी बात है। अब नई त्रिज्या भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। R1 स्थिति में है ना, वो क्या है, R का क्या कर दिया, 50% की कमी, 100 थी तो उसको 50 ही कर दिया है, तो R का क्या निकालें हम, 50%। ठीक है, तो R गुणा 50/100, इसका मतलब R/2, अर्थात त्रिज्या को क्या कर दिया गया, आधा। तो इस स्थिति में तो नया आयतन, तो शंकु का इस स्थिति में आयतन, इस स्थिति में आयतन क्या होगा भाई, 1/3 पाई R1² H1। ठीक है, तो 1/3 पाई, इसको काटे नहीं क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है बाद में। ठीक है, पाई का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। R1² के स्थान पर मैं क्या लिख दूं भाई, R/2 का वर्ग। ठीक है, और H1 के स्थान पर क्या लिख दूं, 3H। ठीक है, अब देखिए 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई R² H इसी रूप में लिख दिया। ये तो क्या हुआ, 1/4 और ये 3, तो 3/4 हो गया। इसका मतलब पहले 1/3, देखो यहां समझना, अब वृद्धि हुई या कमी हुई, अब इस बात को ध्यान से देखिए। पहले 1/3 पाई R² H था, अब कितना हो गया, 1/3 पाई R² H का 3/4। इसका मतलब आयतन में कमी आई है। पहले अगर 1 इकाई इसको मानूं तो उसका 3/4 है, तो आयतन में वृद्धि नहीं है, क्या है, कमी। तो आयतन में कमी यहां लिख देता हूं, चलो मैं, आयतन में कमी। और कमी कैसे निकालते हैं, अंतिम आयतन से इसको घटा दीजिए या वो फिर माइनस में आएगी। ठीक है, अब मैं कमी यहां लिख दी है, तो फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। तो हम जानते हैं 1 में से 3/4 गया तो 1/4 बचेगा। तो वैसे भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, 1/3 पाई R² H कॉमन। तो देखिए 1 माइनस इसको घटा रहे हैं, तो 1 माइनस 3/4, और हम जानते हैं 1 में से 3/4 जाएगा तो 1/4 ही बच जाता है। तो 1/3 पाई R² H इंटू 1/4। ठीक है, प्रतिशत कमी, इसको प्रतिशत कमी में कैसे व्यक्त करेंगे भाई, हम जानते हैं कमी को ऊपर लिखते हैं बटे प्रारंभिक मान, और इनटू क्या लिखते हैं, 100। तो देखो कमी कितनी आई है, 1/3 पाई R² H में 1/4 का गुणा है, बटे प्रारंभिक मान पाई R² H, 1/3 पाई R² H। ठीक है, प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक आयतन क्या था, 1/3 पाई R² H और गुणा 100। 1/3 पाई R² H से 1/3 पाई R² H कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/4 गुणा 100, अर्थात 25% की क्या है ये, कमी। और 25% की कमी ऑप्शन सी।